दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की दैनिक विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। दैनिक विज्ञान के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि हम दैनिक विज्ञान को 3 भागों में पढ़ेंगे। वो 3 भाग कौन कौन से थे? तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, जिसके अंदर आपके न्यूटन के नियम आ जाते हैं, बल आघूर्ण आ जाता है, बल युग्म आ जाते हैं, सरल मशीन उत्तोलक वगैरह आ जाते हैं। अभिकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल है, इन सभी के बारे में अपन ने पढ़ा है। और आगे अपन जो है उत्तोलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये बता रखा है कि यह बैच जो है संपूर्ण तरीके से निशुल्क है और YouTube चैनल पर इसकी क्लासेस लगातार आती जा रही है। आप लोग देख सकते हैं, आज अपनी क्लास नंबर 10 है। इससे पहले की सभी क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहली वीडियो से देखते हुए अपने नोट्स बना सकते हैं। तो कल लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बल युग्म क्या होता है और बल युग्म के कुछ उदाहरण बताए थे, जैसे कि ताले को चाबी से खोलना, नल चालू करना। ये कुछ उदाहरण थे आपके बल युग्म के। आज अपन बात करने जा रहे हैं सरल मशीन के बारे में, और सरल मशीन के बाद में उत्तोलक यानी कि आपका जो लीवर होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। आज थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए समझने का प्रयास करिएगा, और अगर थोड़ा सा एडजस्ट हो तो एडजस्ट करने का प्रयास करना है ना। चलो, तो सबसे पहले आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे सरल मशीन। आज का क्या टॉपिक रहेगा? सरल मशीन। सरल मशीन क्या होते हैं इसको जानेंगे। सरल मशीन, ठीक है। सिंपल मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सरल मशीन जो होते हैं वे सभी मशीन आपके, जो आपका बल युग्म का सिद्धांत है, जो बल युग्म है उस बल युग्म के या बल आघूर्ण जो होता है उसी के सिद्धांत पर आपके सरल मशीन काम करते हैं। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो सरल मशीन आपके किस सिद्धांत पर काम करेंगे? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आप इसके अंदर लिखेंगे कि बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो सरल मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर काम करेंगे? बल आघूर्ण के, टॉर्क के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब इसके उदाहरण अपन देख सकते हैं। ठीक है। तो उदाहरण आपका आ जाएगा, जैसे आपने देखा होगा कि कुएं में से जब पानी निकाला जाता है तो हम गिरनी का उपयोग करते हैं। उस गिरनी के उपयोग से क्या होता है बेसिकली कि उससे जो है आपको कम फोर्स के अंदर ही पानी जो है नीचे से बाल्टी भर के ऊपर तक पहुंच जाता है। तो ये जो गिरनी है वो एक सरल मशीन का उदाहरण है, क्योंकि उसने आपके काम को आसान कर दिया। और मशीन का तो काम ही क्या होता है कि मानव के कार्य को आसान करना। लेकिन वहां पर गिरनी के अंदर कोई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या इंटीग्रेटेड जो है सर्किट वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं था, इसलिए वो एक सरल मशीन है। तो गिरनी इसका उदाहरण हो जाएगा। आपका आनत तल जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। एक आनत तल क्या होता है अभी बताता हूं, एक मिनट है ना। ये क्या हो गया भाई, ऊपर क्यों जा रहा है? देखिए, एक आपका आ जाएगा आनत तल। इसके बाद में आप कह सकते हैं उत्तोलक। ठीक है। ये आदि जो है इसके उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? आपके सरल मशीन के उदाहरण है। तो ये जो गिरनी है, गिरनी आपने देखी होगी, कुएं से पानी निकालते समय हम उपयोग में लेते हैं। आनत तल का मतलब क्या है? तो आनत तल जो है आपने देखा होगा कि बाइक को अगर जो है अपने घर पर
चढ़ाना है और घर की फर्श यहाँ पर है मान लीजिए, है ना, यहाँ देखिएगा कि ये जो है आपके घर की फर्श है जहां पर आपको बाइक चढ़ाना है और बाइक हाल फिलहाल यहाँ नीचे खड़ा है, इस जगह पर बाइक खड़ा है मान लीजिए। ये रहा बाइक आपका, है ना, सिंपल सा ड्राइंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये मान लीजिए आपका बाइक है और ये घर की फर्श है। अब बाइक को आप जो है यहाँ पहुंचाना चाहते हैं, बीच में ये सीढ़ियों से कनेक्ट है। तो आप जो है कोई सीढ़ी के ऊपर ऐसे चलते चलते इंसान की तरह थोड़ी बाइक चलाओगे। आप क्या करोगे कि बीच में यहां से यहां एक स्लोप टाइप का तैयार करवा दोगे या फिर एक लकड़ा रख दोगे ऐसे टेढ़ा और उसके ऊपर से बाइक चढ़ाओगे तो जल्दी से बाइक ऊपर चढ़ जाता है। तो ये जो आपने एक तल यूज किया, इसी तल का नाम क्या है, आनत तल कहा जाता है। घिरनी आपको बता ही दिया, आनत तल बता दिया। अब जो उत्तोलक होते हैं बेसिकली, वो उत्तोलक के उदाहरण में आप जो है अपने घर पर देखा होगा, नींबू का जो स्रोता होता है, जो नींबू को अपन रस निकालने के लिए यूज करते हैं ना, उसके बीच में नींबू फंसा दिया, दबाते ही रस बाहर आ जाता है। इसके अलावा आपने जो है अपने घर पर जब भी आपकी मम्मी ने, दादी ने कभी आचार बनाया होगा, अगर किसका, कच्ची कैरी जो आती है ना, कैरी, उस कैरी का, कच्चे आम जिसे कहा जाता है, उस कैरी का जब अचार बनाया जाता है तो आप मार्केट से जब कैरी लेकर आते हो तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। क्या उन्हें डायरेक्ट यूज में लिया जाता है? नहीं, उसे आप वहीं पर कटवा कर लेकर आते हैं या घर आके काटते हैं। तो वहीं पर अगर आपने कटवाया हो तो देखा होगा कि एक ऐसा तल होता है पूरा लकड़े का बना हुआ, है ना, ऐसा एक लकड़े का तल बना हुआ रहेगा और यहाँ पर एक जॉइंट होगा जिससे एक बड़ी सी इतनी लंबी लगभग चाकू होगी जो यहां तक तो धारदार होगी और यहां से इसका हैंडल होता है पकड़ने का, और इसको पकड़ करके ऐसे करते ही, झटका देते ही कैरी यहां पर रखती जाती है तो कटती जाती है दो भागों में। समझ में आई बात? तो इस प्रकार के ये देखिए अब छोटा सा एक जो है मशीन की तरह इसने काम किया कि कैरी को जहां आप काफी टाइम लगता, वहीं पर एक झटके में ऐसे करते ही कैरी के दो टुकड़े, फिर दोनों अलग अलग टुकड़ों को डाल के चार टुकड़े और फिर ऐसे डाल के 8 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण है, सरल, किसके उदाहरण है, ये सभी सरल मशीन के उदाहरण है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो मुझे उम्मीद है कि सरल मशीन आपको समझ में आया होगा, घिरनी, अनतल, उत्तोलक क्या होते हैं ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आप लिखेंगे आगे उत्तोलक के बारे में, क्योंकि उत्तोलक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो नया टॉपिक अपना डालिएगा अब, उत्तोलक। क्लियर? अब उत्तोलक क्या होता है, तो यह एक सरल मशीन है। ये एक क्या है, सरल मशीन का ही उदाहरण है। तो ये एक क्या हो जाएगा, सरल मशीन है। उत्तोलक क्या है, सरल मशीन है। ठीक है, अब सरल मशीन है तो उत्तोलक के उदाहरण भी बता दीजिए सर। बिल्कुल, तो आप लिखेंगे उदाहरण। सबसे पहला आप लिख सकते हैं एक तो चिमटा, देखा है ना अपने घर पे चिमटा, वो चिमटा जिससे आप जो है कभी पापड़ खिचिया सेकते होंगे तो पकड़ करके ऐसे 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 करते हैं ना अपन, या रोटी कभी कभी जो होटल वाले देखे हैं तो रोटी उस चिमटे से पकड़ करके ऐसे 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 सेकते हैं, वो चिमटा आपका। ठीक है, इसके अलावा कैंची सभी ने देखी होगी, तो वो कैंची भी एक जो है किसका उदाहरण है, उत्तोलक का उदाहरण है। इसके अलावा जो नींबू सरोता की मैंने बात की, वो सरोता आपका उदाहरण हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके किसके उदाहरण हैं, उत्तोलक के उदाहरण है। ठीक, अब बात करेंगे इस उत्तोलक के अंदर जो है बेसिकली ये क्या होती है, तो एक सीधी या फिर टेढ़ी मेढ़ी कोई एक छड़ होती है जो किसी भी बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। ठीक है, उसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, उत्तोलक। और फिर इसके अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, जिसमें एक इसका भाग होता है आलंब, एक भाग होता है भार और एक भाग होता है आयास। उसके आधार पर उत्तोलक के प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक भी होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आप कि यह एक सीधी, यह एक सीधी या टेढ़ी। भाई सीधी तो जैसे देखो चिमटे में है, कैंची में, इनमें सीधी होती है, लेकिन सरोते में देखा है ना आपने, थोड़ी सी टेढ़ा रूप लिए होती है।
तो सीधी या टेढ़ी चढ़ होती है जो एक निश्चित निश्चित बिंदु के निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता स्वतंत्रता पूर्वक, एक मिनट है ना, इसको सही कर देते हैं। और स्वतंत्रता यानी आसानी से ता पूर्वक घूम सकती है, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली यह जो है एक छड़ है जो टेढ़ी या सीधी हो सकती है, और ये छड़ एक निश्चित बिंदु पर कहीं ना कहीं फिक्स कर दी जाती है। उस बिंदु के चारों ओर वह स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं? उत्तोलक नाम दे रहे हैं। अब उत्तोलक के अंदर जो है मुख्यतः इसके तीन भाग होते हैं। तो बात करेंगे उत्तोलक के भाग। तो लिखिएगा उत्तोलक के भाग। तो उत्तोलक के कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? तो सबसे पहला आ जाता है इसके अंदर आलंब। कौन सा आ जाता है? आलंब। और आलंब को इंग्लिश में कहते हैं फुलक्रम। ठीक है, फुलक्रम लिखिएगा, FUL क्रम। इंग्लिश में याद रहे तो बढ़िया है, नहीं तो हिंदी में याद रखना आलंब होता है। अब ये आलंब जो है यह उत्तोलक का वह भाग होता है जिस बिंदु के चारों ओर जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की जो छड़ है वह स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे अपन क्या नाम देते हैं? आलंब नाम देते हैं। दूसरा इसका भाग होता है आपका आयास। आयास का मतलब है एफर्ट। ठीक है, जैसा कि आप अपनी तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए एफर्ट करते हैं, तो एक होता है आलंब के बाद में कौन सा भाग? एफर्ट। तो जो एफर्ट होता है वो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो आप बल लगाते हैं, उस बल वाले भाग को क्या कहते हैं? एफर्ट कहते हैं या आयास कहते हैं। और तीसरा जो इसका भाग है, वो तीसरा भाग होता है इसके अंदर आपका भार, यानी जिसे अपन कहेंगे लोड। और उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, यानी उसके द्वारा जो भार उठाया जाता है या फिर उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस भाग को क्या कहेंगे अपन? भार कहते हैं या लोड कहते हैं। तो आलंब की बात करते हैं, फुलक्रम की बात करेंगे। तो लिखिएगा इसके अंदर जिस बिंदु के चारों ओर जिस बिंदु के चारों ओर जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक चारों ओर उत्तोलक की चढ़ उत्तोलक की चढ़ स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं उसे आलंब कहते हैं। ठीक है, तो आलंब क्या होता है मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। दूसरा आप लिखेंगे आयास। और ये आलंब, आयास और भार, इन तीनों के अलग अलग स्थिति के आधार पर ही अपन उत्तोलक का वर्गीकरण करेंगे। तो आयास की बात करते हैं। तो उत्तोलक को उपयोग
उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है बल लगाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। उसे आयास कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो आपका आयास यानी एफर्ट क्या होता है? तो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो आप बल लगाते हो, जैसे आपने नींबू का सरोता देखा है तो उसके अंदर नींबू डालने के बाद आप जो है साइड वाले भाग पर क्या दबाते हो, तभी तो जूस निकलता है एक साइड से। तो जो आपने ये बल लगाया, उस बल को ही अपन क्या नाम दे रहे हैं? एफर्ट या आयास नाम देते हैं। इसके बाद में तीसरा आप लिखेंगे भार, और भार को अपन क्या कहेंगे? लोड कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। तो भार या लोड का मतलब क्या है? उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। ठीक है। अब आप ये मत समझिएगा कि उत्तोलक जो है किसी वस्तु को उठाएगा तभी आप उसे भार कहेंगे, नहीं। उसके द्वारा किया गया कार्य भी जो है वो क्या कहलाएगा? आपका भार ही कहलाएगा। तो लिख सकते हैं या किया गया कार्य। तो उसने जो कार्य किया, जैसे नींबू को उसने निचोड़ दिया, तो नींबू निचोड़ने का मतलब ही उसने क्या कर दिया? भार, लोड लिया। लोड कहां पर लगेगा? उसके जहां पर नींबू निचोड़ा जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो उत्तोलक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? आलंब, आयास और भार। आलंब क्या होता है? वह भाग होता है जो आपके चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके एक निश्चित बिंदु के। आयास क्या होता है? तो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए जो आप उसके ऊपर बल लगाते हो, उस बल को क्या कहा जाता है? आयास कहा जाता है। और भार क्या होता है? तो उत्तोलक के द्वारा जो आपका बोझ उठाया जाता है या उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे अपन भार या लोड कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे कि उत्तोलक का सिद्धांत क्या है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है और आपके एग्जाम में आएगा भी। उत्तोलक का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ लीवर। उत्तोलक का जो सिद्धांत है वो क्या है? तो उत्तोलक का सिद्धांत है सीधा सीधा सा कि आयास गुणा आयास भुजा। क्या कहता है ये कहता है कि आयास यानी एफर्ट इनटू एफर्ट की साइड, यानी आयास भुजा, ये बराबर होते हैं किसके? भार गुणा भार भुजा के। और ये मैं भी दिखाऊंगा ये भुजा कहां से आप निकालोगे। ठीक है, तो आयास गुणा आयास भुजा बराबर होती है भार गुणा भार भुजा के। तो यही है उत्तोलक का सिद्धांत। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें कि उत्तोलक का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। ठीक है, ये मैं वापस से यहां टिक कर रहा हूं, ये स्टार है, इसको याद रखिएगा कि उत्तोलक का सिद्धांत क्या है? तो आयास गुणा आयास भुजा बराबर होती है भार गुणा भार भुजा के। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों को? अब आगे एक और पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद में उत्तोलक के प्रकारों की बात करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले लिखिएगा एक जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ।
उत्तोलक का यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल प्रॉफिट ऑफ लीवर। ठीक है, यांत्रिक लाभ के बारे में बात करेंगे। तो यांत्रिक लाभ जो है वो बराबर होता है आपके किसके, भार बट्टे आयास के। तो लिखेंगे यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल प्रॉफिट, वो इक्वल होता है किसके, भार बट्टे आयास के। भार यानी कि लोड यानी एल बट्टे आयास यानी कि ई, ई यानी एफर्ट। तो लोड और एफर्ट का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उस अनुपात को ही अपन क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक है, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो भार बटे आयास। क्लियर। चलिए अब आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि उत्तोलक के प्रकार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, उत्तोलक के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लीवर, उत्तोलक के प्रकार के बारे में बात करेंगे। जिसमें पहला आपके आ जाता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, चलिए लिखिएगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का मतलब है आपका बेसिकली कि यह जो है इस प्रकार का बनेगा। प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं वो कैसे बनेंगे, तो इधर देखिएगा, वो बनेंगे आपके कैसे, तो यहां पर बीच में तो कौन होगा, ये देखिए इस प्रकार से जो है एक उत्तोलक बनता है, तीन भागों में डिवाइड होकर के। ठीक है, अब ये जो साइड वाले भाग है दोनों, ये तो होंगे ई और एल। ये तो क्या होगा आपका ई, ये तो क्या होगा ई, और ये क्या होगा एल। तो ई और एल आ गए हैं, तो ये जो बीच में बचा वो क्या हो जाएगा बताइए, तो वो हो जाएगा एफ यानी फुलक्रम। ठीक है, तो जब आपका, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से, जब आपका आयास यानी एफर्ट ई और भार यानी लोड, इन दोनों के बीच में कौन उपस्थित हो, एफ यानी कि फुलक्रम उपस्थित हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। तो अब आप चाहो तो यहां नाम लिख सकते हो कि ये तो क्या है, एफर्ट यानी कि आयास। हम इसको लिखवाने वाला नहीं, बस डायग्राम बनवा दिया। तो आयास और ये लोड यानी कि भार। तो आयास और भार के बीच में जब आपका आलंब आता है, ठीक है, कौन आता है, आलंब आता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण आ जाएगा कैंची। सर कैंची कैसे, देखिए कैंची के अंदर क्या होता है बेसिकली कि एक भाग पर तो जो है भार लगता है, भाई कागज कट हो रहा है तो एक भाग से ही तो होगा, है ना। और जो बीच में भाग होता है वो होता है आलंब, और जो आप अपना एफर्ट करते हो वो करते हो साइड वाले कॉर्नर पर। तो देखिए कैंची क्या इस प्रकार की दिखाई देती है आपको, एक सेकंड में है ना कैंची बना ही देता हूं। ये ऐसी मान लीजिए, और ये यहां से ऐसे होती है, फिर और एक मिनट, अरे उल्टा हो गया ना, एक सेकेंड। देखिए मान लीजिए ये आपकी एक कैंची है, तो इसका भाग ऐसे कनेक्ट होगा, और दूसरा जो इसके अंदर होता है वो आपका कैसे होगा, तो इसको अंदर बनाना पड़ेगा, एक मिनट है ना, कैंची बनाने का प्रयास कर रहा हूं भाई, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, हाँ अब सही बनेगी। देखिए तो ये आपकी बन गई कैंची। अब इसके अंदर जो दूसरा वाला भाग होगा वो भी तो ऐसे ही बनता है, और लेकिन वो ऐसे कट होकर के क्रॉस में ऐसे जाता है। ठीक है,
तो यहां पर ये देखिए बीच से कनेक्ट है, और आप जो अपना फोर्स लगाते हो, अपना जो बल लगाते हो, वो तो लगाते हो इस तरफ। तो ये तो हो गया क्या, ये वाला भाग तो हो गया एफर्ट। आप अपना प्रयास कहां से करोगे, एफर्ट कहां से करोगे, यहां से। और काम कहां पर होगा, तो कैंची के अंदर काम होता है कटिंग करने का, और कट होता है यहां पर पेपर। इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका भार हो जाएगा। और भार और आयास आ गया, तो ये जो बीच वाला जॉइंट है, जिस बिंदु के चारों ओर आपकी ये कैंची घूमती है, भाई कैंची घूमती किसके अराउंड है, इस पॉइंट के अराउंड ही। तो जहां पॉइंट होगा उसे अपन क्या कहेंगे, आलंब कहते हैं। तो इस प्रकार से जब भार और आयास के बीच में आलंब हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, ये कैंची इसका उदाहरण हो जाएगा। दूसरा इसमें उदाहरण आ जाएगा आपका प्लास। ठीक है, तीसरा इसके अंदर उदाहरण आपके आ जाएगा कौन सा, तो आपके साइकिल के ब्रेक। ठीक है, ये लिखिएगा, साइकिल के ब्रेक। और इसमें अगर आप उदाहरण देखना चाहो, तो चौथा उदाहरण हो जाएगा तराजू। कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तराजू। समझ में आ गई बात। तो कैंची है, प्लास है, चाहे साइकिल के ब्रेक है, तराजू है, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। और जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, उनके यांत्रिक लाभ जो होगा, वो या तो एक से अधिक होगा, या फिर एक के बराबर हो सकता है, या एक से कम भी हो सकता है। यानी कि इसका जो यांत्रिक लाभ है, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल प्रॉफिट, यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल गेन भी कहते हैं, वो ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो ये 3 लाइनें लिखनी पड़ती है कि एक से ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उससे बढ़िया मैंने सीधा सीधा साइन बना दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन, तीनों हो सकता है। कौन, यांत्रिक लाभ किसका, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का। समझ में आ गई बात। ये थे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, जो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट अपने द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक। किसकी बात करेंगे, द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक की। चलिए हेडिंग डालेंगे, द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, किसकी बात करेंगे, द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक की बात करेंगे। क्लियर। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, तो द्वितीयक श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं, उनके अंदर आपका डायग्राम वैसा ही बनेगा, एक भाग इधर, दूसरा भाग इधर, और तीसरा भाग इधर। लेकिन इस बार जो है इसमें चेंज आ जाएगा, और चेंज ये आता है कि ये भाग तो हो जाता है ई, ये भाग हो जाता है एफ, और अब की बार एल बीच में आ जाता है। अब ई, एल और एफ का मतलब क्या है वो पता है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। ई का मतलब आयास, एल मतलब भार, और एफ मतलब आलंब। तो जब आपका आयास और आलंब के बीच में भार आ जाता है, तो उसे अपन कहते हैं द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, और इनका यांत्रिक लाभ पहले तो आप लिख लीजिए, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ जो है वो हमेशा एक से अधिक होगा, यानी यांत्रिक लाभ जो है, मैकेनिकल गेन है, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। क्लियर। और अब इसके उदाहरण देख लीजिए जल्दी से। तो इसका उदाहरण एक तो हो जाएगा आपका सरोता। ठीक है, क्योंकि सरोता के अंदर आपको पता होगा कि सरोता के अंदर जो आप अपना आलंब है, जिस पॉइंट के अराउंड वो घूमेगा, वो होता है एक तरफ। देखिए मैं ऐसा बना देता हूं, यहां पर कुछ इसी प्रकार का दिखता है, जहां तक मुझे पता है उसी टाइप का होता है। अब इस पॉइंट के अराउंड ही तो ये घूमता है फिर, तो जिस पॉइंट के अराउंड घूमेगा उसे तो अपन कहते हैं आलंब, यानी कि एफ हो जाएगा। जहां पर आप अपना बल लगाओगे वो यहां लगाओगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका ई, एफर्ट। और
इसका कार्य कहां पर हो रहा है? तो इसका कार्य होता है यहां पर, क्योंकि यहाँ डॉट 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 होता है नीचे वाले में, जिसमें से रस बाहर आता है। तो यहां पर हो रहा है कार्य, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा? एल कहलाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये था आपका सरोता। इसके अलावा आप पहिया उदाहरण में ले सकते हैं। ठीक, पहिया ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कब्जे पर घूमने वाले जो दरवाजे होते हैं वो ले सकते हैं, यानी सीधा सीधा लिखो दरवाजे, क्योंकि सभी दरवाजे लगभग कब्जे पर ही घूमते हैं, तो कब्जे वाला लिख लो अगर लिखना हो तो। क्योंकि कई बार दरवाजे आप मॉल में चले गए और वहां इलेक्ट्रॉनिक हो गए तो वहां कब्जे वगैरह नहीं होते, वहां तो कांच होता है, सामने खड़े रहो सेंसर से, वो पीछे जाता है वापस आता है, तो वहां फिर कहाँ देखोगे? तो कब्जे वाले। ठीक है, दरवाजे कौन से होने चाहिए? कब्जे वाले। ये लीजिए, तो सरोता है, पहिया है, कब्जे वाले दरवाजे हैं, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? ये उदाहरण हो जाएंगे द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक के। इसके बाद में नंबर 3 पर आपके आ जाता है कौन सा? तो नंबर 3 आपके आ जाता है, लिखिएगा, तृतीयक श्रेणी के, तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक। किसकी बात कर रहे हैं? तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक की बात कर रहे हैं। अब तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक क्या होंगे? तो देखिए सीधी सी बात है कि पहले वाले में क्या था? ई और एल के बीच में कौन था? एफ। दूसरे वाले में क्या हुआ? ई और एफ के बीच में आ गया एल। तो अब की बार बीच में कौन आएगा? ई बीच में आएगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, छोटा सा ही बना रहा हूं, देखिएगा। अब की बार क्या होगा? एल इधर, एफ इधर, और बीच में कौन आएगा? ई आएगा। ठीक है, एल और एफ के बीच में कौन आएगा? ई आएगा। पहले वाले में कौन था? ई, एल और एफ। तो मैं ऐसे याद करवाता हूं, देखो, प्रथम श्रेणी जो है उसको ऐसे याद रखनी है, ई एफ एल। दूसरी वाली जो श्रेणी है आपका द्वितीय श्रेणी, वो कौन सा हो जाएगा? ई एल एफ। और तीसरे वाले में क्या हो जाएगा? तो एल ई एफ। ठीक है, तो देखिए आप रोटेशन में देखिए, याद रखना, ई एफ एल, फिर एल ई एफ, और फिर ई एल एफ। समझ में आ गई बात? मतलब तीनों में से, तीनों को एक बार ई को बीच में लाना है, एक बार एफ को, एक बार एल को, तीनों को बीच में लाना है, तीनों को साइड में भेजना है, तीनों को इस साइड भी भेजना है। तो इस प्रकार से ये 3 रोटेशन में आप याद रखना, ई एफ एल, ई एल एफ और एल ई एफ। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अब बात करते हैं इसके यांत्रिक लाभ की। तो इसका यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, यानी ऑलवेज मैकेनिकल गेन इज लेस देन 1। तो यांत्रिक लाभ जो होगा वो 1 से कम ही होगा। इसके बाद में इसके उदाहरण लिख लीजिए। भाई यांत्रिक लाभ अपन को याद है, लेकिन तृतीय श्रेणी के उदाहरण कौन से होंगे? तो आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। एक तो आपका चिमटा, चिमटा देखा होगा आपने अपने घर पर। इसके अलावा आप हल देख सकते हैं, जो खेती करते हैं ना अपने घर पे पेरेंट्स, उन्होंने देखे होंगे हल कैसे होते हैं, मैंने भी देखे हुए हैं क्योंकि मेरे घर पे भी खेती होती है। इसके अलावा मनुष्य का जो हाथ है, वो मनुष्य का हाथ, ये भी किसका उदाहरण है? मनुष्य का हाथ भी, ये भी उदाहरण है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, और अगर आपके ये चीजें समझ में आ रही है तो इनको नोट डाउन भी जरूर करें, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं भी चेक कर लूं एक बार रिकॉर्डिंग में कहीं दिक्कत तो नहीं है। ओके, परफेक्टली हो रही है रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, क्योंकि आज का अपना जो टॉपिक है उत्तोलक, वो यहीं पर होता है समाप्त। अगली क्लास के अंदर मैं लेकर के आऊंगा आप सभी लोगों के लिए कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? वर्क, पावर, एनर्जी के बारे में बात करेंगे। और इस प्रकार से फिर अपना लगभग फिजिक्स का जो है ऑप्टिक्स वगैरह थोड़ा सा करके अपन इसको पूरा करेंगे, और फिर अपनी केमिस्ट्री शुरू करेंगे, और लास्ट में अपन बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। लव यू, ऑल ऑफ यू।
प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।